अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने पाक अफेयर सीरीज़ के अंदर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करेंगे। प्रीवियसली हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था और उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या। ये 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं एसपीएससी की जो स्क्रीनिंग होने वाली है 7 सितंबर को, और जो कमिंग एमपीटी है 2026 की, उसके हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था या प्रोम्यूलिगेटेड हुआ था। वो हुआ था 23 मार्च 1956 को। इसमें पाकिस्तान बना था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान कब इस्लामिक रिपब्लिक, ये ऐड कब किया गया था पाकिस्तान के नाम के आगे। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद, उसमें ऐड किया गया था। इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम विथ अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल का मतलब होता है कि एक ही ऐवान होगा, मतलब नेशनल असेंबली होगी या तो सेनेट होगा। बाई कैमरल में से होता है कि एक नेशनल असेंबली होगी, एक सेनेट होगा, अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा, मगर इसमें एक ही हाउस होगा जो उसको हम नेशनल असेंबली कहेंगे। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यूनिकैमरल था या बाई कैमरल था। तो आपने ये याद रखना है। इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट किसको कहा गया है। हेड ऑफ स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट, जो नेशनल असेंबली उसको इलेक्ट करेगी वही प्रेसिडेंट बन सकता है और वही हेड ऑफ द स्टेट होगा। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन असेंबली, मतलब जिस पार्टी को ज़्यादा वोट होंगे उसी का पीएम भी बनेगा और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा और वही लीडर ऑफ द असेंबली भी होगा। इसमें जो प्रेसिडेंट का टर्म था उसको 5 साल मुकर्रर किया गया और उसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट जो होगा वो मुस्लिम ही होगा, कोई माइनॉरिटी से कभी भी नहीं बन सकता पाकिस्तान का कोई भी प्रेसिडेंट। और इसके अंदर लेजिस्लेचर जो था, जहाँ पर कानून साजी होती है, वो नेशनल असेंबली में ही होगी, एक ही हाउस होगा, कोई भी 2 हाउसेस नहीं होंगे। तो उसमें के अंदर टोटल सीट्स थी 300, जिसमें 150 थी फ्राम ईस्ट पाकिस्तान एंड 150 फ्राम वेस्ट पाकिस्तान, जहाँ पर अब हम रहते हैं। और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस बुनियाद पे की गई थी, ये एक प्रिंसिपल है पेरी पासो। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है इक्वल स्टेप, मींस इक्वल रिप्रेजेंटेशन डिस्पाइट पॉपुलेशन डिफरेंस। आपको पता होगा कि आज़ादी के वक्त जो सबसे ज़्यादा आबादी थी वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी, फिर भी हमने अपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉपुलेशन डिफरेंसेस को इग्नोर करके हमने एक पेरी पासो, ये जो फ्रेज था, इसको अडॉप्ट किया। इसके अंदर ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम को डिक्लेयर किया गया, जो एक स्टेट का रिलीजन होगा, और ये भी पहली दफ़ा हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं किया गया था। सिटीज़नशिप को बताया गया कि जो भी पाकिस्तान का सिटीज़न होगा उसको पाकिस्तानी कहा जाएगा, और ये पाकिस्तानी सिटीज़नशिप का नाम है जो भी पहले दफ़ा ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट्स इसके गारंटीड किए गए, किसी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी में कहीं पर वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मगर फंडामेंटल राइट्स सबको दिए जाएंगे। ये सवाल मोस्टली रिपीटेड है कि उर्दू एंड बंगाली स्टेट लैंग्वेजेस कब डिक्लेयर हुई थी या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपने याद रखना है, उर्दू एंड बंगाली हमारी जो नेशनल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेजेस करार दी गई थी वो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफ़ा दी गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट को एज द हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी का रुतबा दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट होगी। इसमें अमेंडमेंट कैसे हो सकती थी कि 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास है तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई कानून साजी कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर्स भी इसके अंदर रखे गए कि कोई भी प्रेसिडेंट को अगर लगे कि हालात बुरे हैं तो वो अपना पावर इस्तेमाल करके असेंबली डिसॉल्व कर सकता था। इलेक्शंस इसमें हमेशा डायरेक्ट होते थे नेशनल असेंबली मेंबर्स के लिए, जैसे आज भी होते हैं कि आप नॉमिनेट करते हैं, कोई एमपी एमएनए बनता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट उसके नाम के ऊपर वो वोट डालते हैं।
اس کے بعد فارم آف اسٹیٹ کیا تھی؟ وہ فیڈرل تھی، جیسے فیڈریشن بنائی گئی تھی، مگر اس کے اندر اسٹرانگ سینٹر، مطلب صوبوں کو ایک خود مختاری آٹونومس ایک خاص حد تک دی گئی تھی، مگر فیڈرل کو جیسے اس کو زیادہ اختیارات تھے۔ گورنر جنرل ختم پوسٹ کر دی گئی تھی، یا اس کو کہیں کہ ریپلیس کر دیا گیا تھا اس کو پریزیڈنٹ سے۔ پہلے آپ کو پتہ ہوگا پاکستان میں 4 گورنر جنرل ہو گزرے ہیں، پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، پھر خواجہ نظام الدین، پھر ناظم الدین اینڈ دین محمد علی، دین ٹورڈس اسکندر مرزا، پھر وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ تو ایج لمٹ کیا رکھی گئی تھی؟ پریزیڈنٹ اگر کوئی بننا چاہے 1956 کانسٹیٹیوشن کے تحت تو اس کی 40 سال عمر ہوگی، اور نیشنل اسمبلی کے آپ ممبر تب بن سکتے ہیں جب آپ کی 25 سال عمر ہو۔ اور اس آئین کو یا اس کانسٹیٹیوشن کو ختم ایبروگیٹ کب کیا گیا تھا؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے ختم کیا تھا، اور مارشل لا امپوز کی تھی جنرل ایوب خان نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اسکندر مرزا نے اس کو ختم کیا تھا، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ تھے وہ، پھر وہ جلا وطن ہو گئے، اور مارشل لا امپوز کی تھی جنرل ایوب خان نے 1958 میں، پھر اس کے بعد ایوب ایرا اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ 20 سوالات جو 20 ون لائنر MCQs میں لکھے ہیں آپ کو اگر پسند آئیں تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ان کے ضرور نوٹس بنائیں، کیونکہ ان میں سے FPSC ہو، SPSC ہو یا PPSC ہو، کوئی بھی کمیشن ہو، ان میں سے سوالات پوچھتی ہے، بالخصوص ان کی انفورسمنٹ ڈیٹ جو 23 مارچ ہے، اور ایبروگیشن ڈیٹ جو 6 اکتوبر ہے، 6 اکتوبر 1958، 7 اکتوبر 1958 جو ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس، اینڈ پلیز لائک اینڈ شیئر ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔